मैं अमरचंद कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, एसबीडी गवर्नमेंट कॉलेज सरदार से बीएससी पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के केमिस्ट्री के सिलेबस में जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री के 3 पेपर फर्स्ट ईयर की भांति सेकेंड ईयर में भी और थर्ड ईयर में भी तीन पेपर होते हैं। तो फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री का होता है। फिजिकल केमिस्ट्री मैंने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाई, तो सेकेंड ईयर में भी आपको फिजिकल केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो मैं कंप्लीट करवाऊंगा। फिजिकल केमिस्ट्री अर्थात केमिस्ट्री पेपर थर्ड में जो सिलेबस है वो 5 यूनिट में फर्स्ट ईयर की भांति डिवाइड किया गया है और जो क्वेश्चन पेपर सेटअप है वो फर्स्ट ईयर की भांति ही सेकेंड ईयर में है। ए भाग, बी भाग और सी भाग। और जैसा कि आपको पता है तो फर्स्ट ईयर का जो पैटर्न है वही सेकेंड ईयर का रहेगा और वही थर्ड ईयर का रहेगा। ये जो 5 यूनिट हैं उसमें से 10 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे जिसके आंसर आपको देने हैं। इसलिए अध्ययन की दृष्टि से आपको 5वें यूनिट करना है अनिवार्य है, क्योंकि 5वें यूनिट में से ही ये 10 क्वेश्चन सेट होंगे जिसमें कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। जैसा कि आपको पता है, यदि आपने सिलेबस को ध्यान से देखा तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, सेकेंड यूनिट है फोटोकेमिस्ट्री, थर्ड यूनिट है आपकी केमिकल इक्विलिब्रिया, रासायनिक साम्य, और फोर्थ यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट और फिफ्थ यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड। इस प्रकार से ये 5 यूनिट है। सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर से थोड़ी अलग हटके है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है। और फिजिकल के सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट बन जाती है, क्योंकि उसमें जो थर्मोडायनेमिक्स, फोटोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रिया जिसमें फेज इक्विलिब्रिया भी आएगा, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो फिजिकल की एक विशेष ब्रांच है उसका अध्ययन इस सिलेबस के अंतर्गत हम करेंगे। आज इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट, जिसको हम केमिकल का ऊष्मागतिकी के नाम से जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ऊष्मागतिकी रसायन विज्ञान की शाखा है, तो ये इसमें किसका अध्ययन करते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम कोई पूछे कि ऊष्मागतिकी का क्या अर्थ है या ऊष्मागतिकी किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं ये रसायन विज्ञान की शाखा है, अर्थात हम कह सकते हैं भौतिक रसायन विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन करते हैं, अर्थात ऊष्मा की गति का अध्ययन करते हैं। इसलिए इसे ऊष्मा गतिकी भी कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा के प्रवाह का या ऊष्मा की गति का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मा गतिकी कहलाती है। ऊष्मा गतिकी में ऊष्मा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है या संचरण होता है। ऊष्मा गतिकी के संबंध में कुछ पदों को परिभाषित करना अनिवार्य है कि जब हम ऊष्मा गतिकी पढ़ते हैं तो इन पदों का बार बार नाम आता है, अतः इन पदों की परिभाषा अर्थात इसका अर्थ हमें ज्ञात होना चाहिए। ऊष्मा गतिकी में बार बार एक शब्द आता है जिसको हम कहते हैं तंत्र या निकाय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम। ये सिस्टम क्या चीज है?
ब्रह्मांड का वह भाग जो ऊष्मागतिकी के अध्ययन के लिए हम चुनते हैं उसे तंत्र कहते हैं। मान लीजिए एक सिलेंडर है, उसमें गैस भरी हुई है, उस गैस का अध्ययन करेंगे, ऊष्मागतिकी अध्ययन करेंगे, तो सिलेंडर में भरी हुई गैस जो होगी वो तंत्र कहलाएगी। दूसरा इसका बार बार एक शब्द आता है परिवेश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सराउंडिंग। ये क्या चीज होती है? सराउंडिंग का मतलब होता है कि ब्रह्मांड का वह भाग जो तंत्र के अलावा होता है, अर्थात तंत्र के अलावा ब्रह्मांड का शेष भाग ऊष्मागतिकी के अध्ययन के लिए जिसको हम चुनते हैं उसे हम परिवेश कहते हैं। अर्थात हम कहेंगे कि किसी सिलेंडर में यदि हम गैस भरते हैं तो सिलेंडर सहित जो पूरा ब्रह्मांड है वो परिवेश कहलाएगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो इसकी वर्ड है वो है परिसीमा, जिसको हम बाउंड्री के नाम से जानते हैं। तंत्र वह परिवेश को पृथक करने वाली जो काल्पनिक या वास्तविक रेखा होती है उसको हम परिसीमा कहते हैं। जैसा कि अभी हम एक सिलेंडर का उदाहरण देके तंत्र और परिवेश को समझाया, ठीक उसी प्रकार से हम परिसीमा को समझाते हैं। माना कि सिलेंडर में भरी हुई गैस तंत्र है, तो सिलेंडर की जो दीवार है वो परिसीमा है, और उस सिलेंडर के बाहर सिलेंडर सहित जो परिसीमा है उस सहित वो परिवेश कहलाता है। अर्थात ये जो सराउंड जो आपकी बाउंड्री होती है वो काल्पनिक भी हो सकती है, वास्तविक भी हो सकती है। और ऊष्मा का या किसी पदार्थ का जो आदान प्रदान जो होता है इस बाउंड्री के माध्यम से होता है। लेकिन याद रहे ये जो बाउंड्री है वो परिवेश का भाग है, न कि तंत्र का भाग। अर्थात किसी सिलेंडर में भरी हुई गैस में कभी भी सिलेंडर काउंट नहीं होता, केवल गैस काउंट होती है। इसी नीचे इस डायग्राम में जो तंत्र, परिवेश और काल्पनिक रेखा का बनाया गया है उसके माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं। तंत्र के प्रकार अब बार बार आता है, अलग अलग नाम आते हैं। तो तंत्र के प्रकार मुख्यतः तंत्र तीन प्रकार का होता है। एक है ओपन सिस्टम, जिसको हम खुला तंत्र के नाम से जानते हैं। देखिए ऊष्मा और पदार्थ के आदान प्रदान के आधार पर, देखिए जब कोई तंत्र जो है जब आदान प्रदान प्रवेश के साथ करता है बाउंड्री के माध्यम से, तो ओपन सिस्टम में ऐसा मानते हैं हम कि वह तंत्र जिसमें पदार्थ और ऊष्मा दोनों का आदान प्रदान होता हो परिवेश के साथ, उसे हम खुला तंत्र कहते हैं। अर्थात वह तंत्र जिसमें तंत्र और परिवेश के मध्य पदार्थ एवं ऊष्मा दोनों का आदान प्रदान होता है, खुला तंत्र कहलाता है। जैसे एक बीकर में हम गर्म जल रखते हैं, तो कुछ समय पश्चात आप देखते हैं उसमें उबला हुआ जल रखते हैं, तो कुछ समय पश्चात देखते हैं कि जो जल वाष्प है वो परिवेश में चली जाती है तंत्र को छोड़कर। अर्थात खुले पात्र में रखा हुआ गर्म जल खुले तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि परिवेश और तंत्र के मध्य ऊष्मा के साथ साथ पदार्थ का भी आदान प्रदान हो गया है। हम इसको साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि जब किसी पात्र में पानी रखकर उसको बॉईल किया जाता है तो कुछ समय पश्चात ऊष्मा के साथ साथ पानी भी परिवेश में चला जाता है, तो खुला तंत्र का उदाहरण है। सेकंड है आपका क्लोज सिस्टम, जिसको हम बंद तंत्र के नाम से जानते हैं। जब तंत्र एवं परिवेश के मध्य केवल ऊष्मा का या ऊर्जा का आदान प्रदान होता हो, पदार्थ का नहीं, तो उसे हम बंद तंत्र कहते हैं। जैसे एक बंद पात्र में रखा हुआ गर्म जल, जैसा कि आप जानते हैं यदि उबला हुआ जल किसी बंद पात्र में रखते हैं तो कुछ समय पश्चात जो उसका टेम्परेचर है, उसका जो ताप है वो कम हो जाएगा। अर्थात ऊष्मा जो है परिवेश को दे दी जाएगी, जिससे बंद पात्र में रखा हुआ गर्म जल धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। लेकिन
जितना जल उस पात्र में डालते हैं उतना ही रहता है, अर्थात जो पदार्थ है उसका आदान प्रदान परिवेश के साथ नहीं हुआ। उच्च श्रेणी की जो एग्जाम्स होती है उसमें कभी कभी पूछते हैं मानव शरीर कौन से प्रकार का तंत्र है, तो आपको बता दें मानव शरीर बंद तंत्र का उदाहरण है। आप जानते हैं इससे पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता है, केवल ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, इसलिए मानव शरीर बंद तंत्र अर्थात क्लोज सिस्टम का उदाहरण है। नेक्स्ट है विलगित तंत्र, जिसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। जैसा कि शब्द से विदित है, आइसोलेट मतलब सेपरेट, जिसका किसी को कोई मतलब नहीं होता उसको आइसोलेट कहते हैं। बंद तंत्र का मतलब होता है जब तंत्र एवं परिवेश के मध्य पदार्थ के साथ साथ ऊष्मा का भी आदान प्रदान न हो, अर्थात तंत्र द्वारा परिवेश को न तो ऊष्मा दी जाए और न पदार्थ दिया जाए, अर्थात पदार्थ एवं ऊष्मा दोनों का ही आदान प्रदान की अंतर क्रिया न हो तो उसे हम विलगित तंत्र कहते हैं। जैसे थर्मस फ्लास्क में रखा हुआ गर्म जल, सर्दियों के दिनों में आप जानते हैं जो थर्मस फ्लास्क है उसमें हम गर्म जल रखते हैं तो 24 घंटे तक गर्म ही रहता है। क्यों? क्योंकि ऊष्मा का आदान प्रदान परिवेश के साथ नहीं हुआ और पदार्थ का भी आदान प्रदान परिवेश के साथ नहीं हुआ। इस प्रकार विलगित तंत्र में ऊष्मा और पदार्थ दोनों का ही आदान प्रदान परिवेश के साथ तंत्र नहीं करता, इसीलिए उसको विलगित तंत्र के नाम से जानते हैं। एक विशेष रूप से जो प्रावस्था के आधार पर किसी तंत्र की कैसी प्रावस्था है, गैस प्रावस्था है या द्रव प्रावस्था है या उसकी ठोस प्रावस्था है या फिर उसमें गैस और द्रव दोनों प्रावस्थाएं हैं या तीनों प्रावस्थाएं हैं, उसके आधार पर एक विशेष इसका वर्गीकरण और किया गया है जिसको हम सम्मांगी तंत्र के नाम से जानते हैं और उसके विपरीत जो है उस विषमांगी तंत्र के नाम से जानते हैं। तो तंत्र में प्रावस्था के आधार पर सम्मांगी और विषमांगी दो प्रकार के तंत्र होते हैं। सम्मांगी तंत्र का मतलब होता है तंत्र के सभी सभी भागों में समान पदार्थ की समान प्रावस्था हो, अर्थात एक प्रावस्था हो तो उसे हम सम्मांगी तंत्र कहते हैं। जैसे दो गैसों का मिश्रण या दो से अधिक गैसों का मिश्रण, जैसे शुद्ध जल में NaCl का जलीय विलयन जो होता है वो सम्मांगी अवस्था अर्थात सम्मांगी तंत्र का रूप है, क्योंकि उसमें एक ही प्रावस्था है, दो प्रावस्था नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हम जानते हैं कि सम्मांगी तंत्र अर्थात सभी भागों में समान प्रावस्था को हम सम्मांगी तंत्र के नाम से हम जानते हैं। विषमांगी तंत्र का मतलब होता है जब किसी तंत्र के विशेष भाग में या अलग अलग भागों में अलग अलग प्रावस्थाएं हों तो उसे विषमांगी तंत्र कहते हैं। जैसे हम जल में कार्बन टेट्राक्लोराइड मिला दें तो जल अलग होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड अलग होता है। और सामान्य भाषा में हम कहें कि पानी में यदि हम तेल डाल दें तो तेल अलग होता है और पानी अलग होता है, तो उसको हम विषमांगी तंत्र के नाम से जानते हैं। तो आपको कंपोजिशन के आधार पर जो है सम्मांगी और विषमांगी तंत्र के रूप में हमने आपको बताया। एक और है उत्क्रमणीय तंत्र और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो इसको हम अंतर के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। उत्क्रमणीय तंत्र वह तंत्र है जिसमें प्रक्रम धीमी गति से संपन्न होता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम में अधिकतम कार्य किया जाता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम स्वतः प्रक्रम होता है। प्रक्रम छोटे छोटे पदों में संपन्न होता है, अर्थात हम कह सकते हैं वह तंत्र जो धीमी गति से संपन्न होता है, अधिकतम कार्य प्राप्त जिसमें होता है और जो स्वतः होता है छोटे छोटे पदों में संपन्न होता है उसे उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। लेकिन वह प्रक्रम जो तीव्र गति से संपन्न होता है, कम मात्रा में कार्य को संपादित करता है
और ऐश्वर्य होता है और बड़े-बड़े पदों में संपन्न होता है, उसे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। तो प्रक्रम 2 प्रकार के होते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर अक्सर पूछा जाता है, अतः ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रक्रम है। इसके बारे में आप जानकारी हासिल। ऊष्मागतिकीय प्रक्रम, इसके अलावा ऊष्मागतिकी में अलग और प्रक्रम भी होते हैं, जिसमें जो तंत्र जो होता है एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में जब परिवर्तित होता है, वो किस ऊष्मागतिकीय रूप से परिवर्तित होता है, उसको हम प्रक्रम कहते हैं। अर्थात वह तंत्र या निकाय जिसमें पदार्थ एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में परिवर्तन करता है, तो उसे ऊष्मागतिकीय प्रक्रम कहते हैं। तंत्र की अवस्था में परिवर्तन के कारण तंत्र मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। ऊष्मागतिकीय प्रक्रम, जिसको हम समतापी प्रक्रम भी कहते हैं, समदाबी प्रक्रम भी कहते हैं, सम आयतनिक प्रक्रम भी कहते हैं, सम एंथैल्पिक परिवर्तन भी कहते हैं, और रुद्धोष्म प्रक्रम भी कहते हैं, और चक्रीय प्रक्रम भी कहते हैं। समतापी प्रक्रम का मतलब होता है कि वह प्रक्रम जब कोई भी तंत्र एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था अर्थात एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब जाता है, जब ताप समान हो, तो उसे हम समतापी प्रक्रम कहते हैं। अर्थात डेल्टा टी अर्थात ताप में परिवर्तन शून्य होगा, और जब किसी तंत्र के ताप में परिवर्तन शून्य होता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन शून्य होता है। इसी प्रकार से समदाबी प्रक्रम अर्थात जब दाब में परिवर्तन शून्य हो तो उसे समदाबी प्रक्रम कहते हैं। अर्थात दाब समान हो और जब आयतन समान हो तो उसे सम आयतनिक प्रक्रम कहते हैं, अर्थात डेल्टा V बराबर 0, और सम एंथैल्पी परिवर्तन अर्थात डेल्टा H बराबर 0 और डेल्टा H बराबर 0, तो सम एंथैल्पी। और रुद्धोष्म प्रक्रम का मतलब है कि जब कोई निकाय जो होता है परिवेश के साथ में ऊष्मा का आदान प्रदान न करे, अर्थात डेल्टा Q इक्वल टू 0, तो उसे रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। और चक्रीय प्रक्रम अर्थात जिसमें किया गया कार्य शून्य होता है, उसे हम चक्रीय प्रक्रम के नाम से जानते हैं। अर्थात जब कोई प्रक्रम प्रारंभ करके अन्य चक्रों के माध्यम से अंतिम प्रावस्था प्रारंभिक प्रावस्था हो जाए, तो उसे हम चक्रीय प्रक्रम के नाम से जानते हैं। ऊष्मागतिकी के गुण देखिए, ऊष्मागतिकी के 2 गुण हैं। एक होता है मात्रात्मक या विस्तीर्ण गुण, और एक होता है गहन गुण, जिसे हम कहते हैं विशिष्ट गुण के नाम से भी उसको जानते हैं। मात्रात्मक या विस्तीर्ण गुण को इंग्लिश में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और गहन या विशिष्ट गुणों को हम इंग्लिश में इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ऊष्मागतिकी की रूप में 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, एक मात्रात्मक अर्थात एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और दूसरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मात्रात्मक का मतलब होता है वे गुण जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, उसे हम मात्रात्मक या विस्तीर्ण गुण के नाम से जानते हैं। जैसे आप जानते हैं आयतन जो होता है, ये आयतन पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि आप जानते हैं पदार्थ 1 लीटर है तो आयतन कम होगा, पदार्थ 5 लीटर है तो उसका आयतन ज्यादा होगा। क्षेत्रफल भी जो है विस्तीर्ण गुण है, ऊष्माधारिता भी विस्तीर्ण गुण है, आंतरिक ऊर्जा भी विस्तीर्ण गुण है, और जो आपका एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, ये सभी विस्तीर्ण गुण अर्थात मात्रात्मक गुण होते हैं। ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। लेकिन कुछ गुण ऐसे होते हैं जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते, उसे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे जानते हैं विशिष्ट ऊष्मा, आपने नाम सुना होगा, ताप और दाब आपने नाम सुना होगा, ये विशिष्ट गुण कहलाते हैं। तो आपको एग्जाम अच्छी एग्जाम क्वालिटी की जो एग्जाम होती है, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं जिनको आपको बताना पड़ता है कि ये विशिष्ट गुण है या आपका मात्रात्मक गुण है।
तो ताप, दाब, सांद्रता, घनत्व, द्विध्रुवांक, गुण, अपवर्तनांक, शांता, पृष्ठ तनाव, मोलर आयतन, गैस स्थिरांक, विशिष्ट ऊष्मा ऐसे गुण हैं जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते, पदार्थ की क्वालिटी पर निर्भर करते हैं, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ये गहन गुण कहलाते हैं। लेकिन दूसरे अब हम चर्चा करेंगे, जैसे मान लीजिए गिब्स ऊर्जा, एंट्रोपी, आंतरिक ऊर्जा, ऊष्माधारिता, आयतन या मास, ये सभी जो हैं आपके मात्रात्मक गुण कहलाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही, और नेक्स्ट ऊष्मागतिकी का नेक्स्ट भाग जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो हम इस ऊष्मागतिकी का नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए, और जब शेयर किया जाए तो उसको आप आसानी से सुने, समझें और उसको लर्न करें।